हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज ये पेपर है मई 2016 वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्तंभों ए और बी पर विचार कीजिए, जिनमें स्तंभ ए में कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं तथा स्तंभ बी में उनकी खोज दी गई है, यानी मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, तो इन्हें मिलाएंगे चौथे से। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, इन्हें पांचवें से मिलाएंगे। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी, इन्हें दूसरे से मिलाएंगे। और रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रेसिस की खोज की थी, तो इन्हें पहले से मिलाएंगे। इस क्रम में दूसरा विकल्प सही होगा। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, उन दो अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखिए जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन स्रावित करती हैं। यानी पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है, उन्हीं के आदेश के अनुसार ही ये अपने हार्मोन को स्रावित करती हैं। तो पहला विकल्प है एड्रिनल और अग्नाशय, दूसरा है थायराइड और वृषण, तीसरा है एड्रिनल और थायराइड, और चौथा है अग्नाशय और अंडाशय। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, थायराइड और वृषण। अब कुछ और तथ्य हैं, वो भी जान लीजिए। पीयूष ग्रंथि जो है यह शरीर की मास्टर ग्रंथि है, क्योंकि यह कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में ये जानना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए में कोशिका के अंगों की सूची है और स्तंभ बी में कोशिका के अंगों के प्रकार्यों की सूची है। मिलान करना है, तो चलिए मिलाते हैं। कोशिका भित्ति, इसको मिलाएंगे बी से, कोशिका को सहारा देता है। कोशिका झिल्ली, इसको मिलाएंगे सी से, कोशिका के भीतर और बाहर जो गुजरता है उस पर नियंत्रण करता है। कोशिका द्रव, इसे डी से मिलाएंगे, इस पर कोशिका की प्रतिक्रिया होती है, और इसको मिला देंगे ए से। केंद्रक जो होता है उसको नियंत्रित करता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। इसके अलावा कोशिका के बारे में क्या क्या जानना आवश्यक है? तो जो केंद्रक होता है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। तो जो भी होता है उसको यह नियंत्रित करता है, तो यह कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। कोशिका झिल्ली जो होती है, इसे कोशिका का द्वारपाल कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के भीतर और बाहर जो भी गुजरता है उस पर नियंत्रण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं कोशिका का। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लवक जो होते हैं, इन्हें पौधों का रसोई घर कहते हैं। लाइसोसोम होता है, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। और गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं या कोशिका का सचिव कहते हैं। तो ये भी जानना आवश्यक है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें मिलाना था, तो कौन सा विकल्प सही है? इसमें जो मिलाया है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका के संघटकों का संयोजन है? पहला विकल्प है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, रिक्तिका। दूसरा है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, प्लास्टिड। दूसरा है तीसरा विकल्प है कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, केंद्रक, रिक्तिका। और चौथा है कोशिका झिल्ली, हरित लवक, केंद्रक और रिक्तिका।
तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है। जंतु कोशिका के संघटकों का संयोजन पूछा गया है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और रिक्तिका। पहला विकल्प इसमें सही है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कवकों का है? यानी जिस वर्ग में कवक हैं वह वर्ग बताना है। पहला विकल्प है अमीबा, स्पाइरो गायरा, पेंसिलियम। दूसरा है फफूंदी, पेंसिलियम, ब्रैड फफूंदी। तीसरा है फफूंदी, लैक्टोबैसिलस पैरामीशियम। और चौथा है फफूंदी, ब्रैड फफूंदी, पैरामीशियम। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है। फफूंदी, पेंसिलियम, ब्रैड फफूंदी, ये सभी ही कवक हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सांस लेने के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। लिखा है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। दूसरा है इस प्रक्रिया में कोशिकाओं में जल उत्पन्न होता है। तीसरा है यह प्रक्रिया शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने में सहायता करती है। और चौथा है इस प्रक्रिया में भोजन टूटकर ऊर्जा मुक्त करता है। लिखा है सांस लेने के सही कार्यों का वर्णन करने वाले कथनों का संयोजन है। तो इसमें यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। और सही है सी, यह प्रक्रिया शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने में सहायता करती है। तो सांस लेने में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ए और सी सही है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण, ये पेडागोजी का प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। लिखा है ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। निम्नलिखित ग्रहों को उनके परिक्रमा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम यानी सूर्य की परिक्रमा जो सबसे जल्दी पहले पूरी कर लेगा उसको पहले रखना है, फिर उससे ज़्यादा समय जो लेगा दूसरे नंबर पे उसको रखना है, फिर उसको, तो इस क्रम में लगाना है। तो ग्रहों का क्रम क्या है? सबसे पहले है सूर्य के निकट है बुध, बुध के पास शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये क्रम है। अब इसमें बुध दिया नहीं गया है, शुक्र दिया गया है, तो पहले नंबर पर यही आएगा शुक्र। उसके बाद आएगी पृथ्वी, उसके बाद आएगा शनि और फिर आएगा यूरेनस यानी कि अरुण। तो इस क्रम में तीसरा विकल्प सही है। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, तीसरा विकल्प इसमें सही है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सल्फर का गलनांक 113 डिग्री सेल्सियस है तथा क्वथनांक 445 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी जो गलत कथन है वह बताना है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि गलनांक और क्वथनांक होते क्या हैं। तो गलनांक वह बिंदु है जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है। क्वथनांक क्या है? वह बिंदु जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था इस तापमान पर वाष्प अवस्था या गैसीय अवस्था में बदल जाती है। अब लिखा है सल्फर का गलनांक 113 डिग्री सेल्सियस है, यानी इस तापमान के ऊपर ये क्या होगा? द्रव होगा, और नीचे यह, इस तापमान के नीचे यह होगा ठोस। तो विकल्प देखते हैं। लिखा है सल्फर 90 डिग्री सेल्सियस पर ठोस है, सही है। सल्फर 400 डिग्री सेल्सियस पर द्रव है, ये गलत है।
बाकी तीनों ही सही हैं, गलत ही पूछा गया है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का कारण है। पहला विकल्प है पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। दूसरा है वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमण गति बदलती रहती है। तीसरा है वर्ष में पृथ्वी के अक्ष बिंदु भिन्न दिशाओं में होते हैं। और चौथा है गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का कारण है पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। पहला विकल्प इसमें सही है। दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दिन रात का कारण होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। तो ये पृथ्वी के बारे में ये तथ्य भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संचालन प्रक्रिया के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरित होती है? पहला विकल्प है कमरे का हीटर। दूसरा है सूर्य से पृथ्वी को। तीसरा है जब चम्मच को गर्म चाय में डुबोया जाए तब चम्मच के एक सिरे से उसके दूसरे सिरे तक। और चौथा है समुद्री समीर तथा थल समीर। तो संचालन प्रक्रिया के माध्यम से पूछा गया है। तीसरा विकल्प इसमें सही है, जब चम्मच को गर्म चाय में डुबोया जाए तब चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तीसरा विकल्प इसमें सही है। ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं, ये भी तो जानना आवश्यक है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन इसे ही संचालन कहते हैं। तो 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन क्या है? ये अभी जो बताया कि जब चम्मच को गर्म चाय में डुबोया जाए तब चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो ये तो हो गया चालन। संवहन क्या है? पानी का उबलना, समुद्री हवा और स्थलीय हवा, ये संवहन के उदाहरण हैं। विकिरण क्या है? विकिरण के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण द्वारा ही होता है। तो ये तीनों विधियां भी याद रखिएगा। ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां, चालन, संवहन और विकिरण। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में डीएनए होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन तथा वसा भी होते हैं। डीएनए, प्रोटीन तथा वसा में क्या समान है? पहला विकल्प है सभी में अम्ल होते हैं। दूसरा सभी उदासीन हैं। तीसरा है सभी लवण हैं। और चौथा है सभी में क्षारक होते हैं। तो इनमें जो समानता है वह है कि सभी में अम्ल होते हैं। ऑल कंटेन एसिड। पहला विकल्प इसमें सही है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन जो है, प्रोटीन बड़े जटिल अणु होते हैं जो मानव शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वसा एक पोषक तत्व है और आपके शरीर को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तरह ऊर्जा, विटामिन, अवशोषण और हृदय और मस्तिष्क स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब इनमें कौन कौन से अम्ल होते हैं ये भी तो जानना आवश्यक है। डीएनए में न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। वसा वसीय अम्ल से बने होते हैं। तो इसी प्रकार से इनमें समानता है कि सभी में अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है किसी रबर चूसक को यदि किसी तल पर दबाया जाए तो वह उससे चिपक जाता है, जिसका कारण है? पहला विकल्प है वायुमंडलीय दाब। दूसरा है उस पर लगी गोंद। तीसरा है पृष्ठ तनाव और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब किसी रबर चूसक को यदि किसी तल पर दबाया जाए तो वह उससे चिपक जाता है, इसका कारण है वायुमंडलीय दाब। पहला विकल्प इसमें सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहला विकल्प है विद्युत झंझा के समय हमें, विद्युत झंझा यानी आंधी तूफान, जब बिजली चमकती है तो पहला विकल्प है एक बंद कार के भीतर ही रहना चाहिए। दूसरा है घर की छत पर दौड़ना चाहिए। तीसरा है धातु के सिरे वाला छाता प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है किसी ऊंचे पेड़ के तले शरण लेनी चाहिए। तो जब बिजली चमक रही हो, आंधी तूफान का मौसम हो, तो क्या करना चाहिए? बंद कार यदि है आपके पास तो आप उस कार में ही रहिए। बाकी ये तीनों गलत हैं। छत पर दौड़ना चाहिए, तो छत पर दौड़ेंगे तो बिजली गिर जाएगी।
और धातु के एक सिरे वाला छाता प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। किसी ऊंचे पेड़ के नीचे अगर खड़े हो जाएंगे तो आंधी तूफान के कारण पेड़ जो है वह फट सकता है, उसकी डालें और वो आपके ऊपर गिर सकती हैं, तो इसलिए ये तीनों ही गलत हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी असंपर्क बल हैं सिवाय, यानी एक को छोड़कर सभी असंपर्क बल हैं। पहला विकल्प है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है चुंबकीय बल, तीसरा है घर्षण बल और चौथा है स्थिर वैद्युत बल। तो घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है, बाकी ये तीनों असंपर्क बल हैं। तीसरा विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण के सामने एक पुस्तक रखी है, प्रेक्षणकर्ता पुस्तक के पीछे खड़ा है, इस पुस्तक का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और यह है। पहला विकल्प है ऊर्ध्व बनेगा तथा उसी समान दूरी पर बनेगा जिस दूरी पर प्रेक्षणकर्ता दर्पण से होगा। दूसरा है ऊर्ध्व बनेगा तथा उसी समान दूरी पर जिस दूरी पर वस्तु दर्पण से होगी। तीसरा है उल्टा बनेगा तथा उसी दूरी पर बनेगा जिस दूरी पर अवलोकनकर्ता दर्पण से होगा। और चौथा है उल्टा बनेगा तथा उसी समान दूरी पर बनेगा जिस दूरी पर वस्तु दर्पण से होगी। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, ऊर्ध्व बनेगा तथा उसी समान दूरी पर बनेगा जिस दूरी पर वस्तु दर्पण से होगी। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मृदा में कार्बनिक खाद डालने के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है यह मृदा को पौधों को कसकर पकड़े रखने के लिए दृढ़ बनाती है। दूसरा लिखा है यह पौधों के लिए अत्यधिक उर्वर माने जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ मृदा में मिलाती है। तीसरा है यह मृदा की बनावट में सुधार करती है और चौथा है यह मृदा की जल को थामे रखने की क्षमता में वृद्धि करती है। तो कार्बनिक खाद डालने पर ये तीनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन यह मृदा को पौधों को कसकर पकड़े रखने के लिए दृढ़ बनाती है, ये इसका कार्य नहीं है। बाकी तीनों ही सही हैं। बी सी डी यानी पहला विकल्प सही है। अब कार्बनिक खाद के बारे में भी तो जानना आवश्यक है कि ये क्या होती है। तो कार्बनिक खाद जो है, जो अपशिष्ट होते हैं, शहरी अपशिष्ट, वाहित मल, फसलों के अपशिष्ट, पशुओं का मल मूत्र, ये सभी कार्बनिक अपशिष्ट हैं और इन अपशिष्ट पदार्थों का जीवों द्वारा जैव अपघटन करवाकर कार्बनिक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कहलाती है कार्बनिक खाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो लिखा है उसका आकार छोटा हो जाता है, मोम पिघलता है, लौ और कालिख दिखाई पड़ते हैं, पिघला मोम जम भी जाता है। उपर्युक्त प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित में से क्या ठीक है। तो इसमें उसका आकार छोटा हो जाता है, भौतिक परिवर्तन है। मोम पिघल जाता है, भौतिक परिवर्तन है। लौ और कालिख दिखाई पड़ते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है। पिघला मोम जम भी जाता है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो सी रासायनिक परिवर्तन है, शेष भौतिक परिवर्तन है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो जब किसी वस्तु के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, आकृति, आकार आदि में परिवर्तन होता है, तो ऐसा परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और यह परिवर्तनीय होता है, जिसका अर्थ है कि मूल सामग्री को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, पानी का उबलना। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। यह भौतिक और रासायनिक गुणों के साथ साथ संरचना दोनों को प्रभावित करता है और इसमें क्या होता है कि मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या हैं, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को पहचानिए। लिखा है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। दूसरा है अम्ल नीले लिटमस को लाल तथा क्षारक लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। तीसरा है ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। और
चौथा लिखा है लवण बनाने के लिए अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे को उदासीन करते हैं तथा लवण सदैव उदासीन होता है। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है और गलत ही पूछा गया है। चौथा विकल्प इसका उत्तर है। तो चौथा क्यों गलत है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहलाती है कि जो अम्ल और क्षारक होते हैं एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और यही अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और जो बनने वाला लवण होता है वह उदासीन भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। इसलिए डी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है लवण सदैव उदासीन होता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है राधिका के मसूड़ों से प्रायः खून बहता रहता है तथा उसके घाव ठीक होने में लंबा समय लगता है, उसके भोजन में कमी हो सकती है। पहला विकल्प है विटामिन B1, दूसरा है विटामिन C, तीसरा है विटामिन D और चौथा है विटामिन A। तो मसूड़ों से प्रायः खून बहता रहता है और घाव ठीक होने में लंबा समय लेते हैं, उसे विटामिन C की कमी है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन A की कमी से रतौंधी हो जाता है और विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है सोडियम और पोटेशियम का भंडारण मिट्टी के तेल में किया जाता है, यानी केरोसिन में किया जाता है। इसके लिए कक्षा 8 की शिक्षार्थियों ने निम्नलिखित कारण दिए। लिखा है दोनों बहुत प्रतिक्रियाशील हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा लिखा है दोनों बहुत विषैले हैं और विषैला धुआं छोड़ते हैं। तीसरा है दोनों बहुत क्रियाशील हैं और वातावरण में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं। और चौथा है केरोसिन हवा में विद्यमान ऑक्सीजन से धातु की प्रतिक्रिया को रोकने में सहायक होता है। तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उपर्युक्त उत्तर को चुनिए। तो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोनों ही बहुत प्रतिक्रियाशील हैं और वातावरण में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं। सी सही है, डी सही है, केरोसिन हवा में विद्यमान ऑक्सीजन से धातु की प्रतिक्रिया को रोकने में सहायक है। सी और डी यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।